बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के हवाले से। 8 जून ब्रेन ट्यूमर डे है और वही आज हमारा टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर्स। अगर हम बात करें तो आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उसकी क्या वजूहत हैं? मोस्ट कॉमन जो वजूहत ब्रेन ट्यूमर्स की देखी गई हैं वो है जेनेटिक्स की वजह से, रेडिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर्स बढ़ गए हैं और ख़ास तौर पे खाद की वजह से। तो ये 3 मोस्ट कॉमन वजूहत हैं ब्रेन ट्यूमर के बढ़ने की। ब्रेन ट्यूमर 2 किस्म के होते हैं अमूमन हम देखते हैं, एक बेनाइन एक मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर्स अगर हम बात करें तो स्लो ग्रोइंग हैं, वक्त के साथ ग्रो होते हैं, काफ़ी टाइम लेते हैं, मे बी सालों के हिसाब से। और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स उनको कहा जाता है जो बहुत जल्दी ग्रो करें, जिनको हम अक्सर कैंसर भी कहते हैं और कुछ ही मंथ्स में वो मरीज़ को अच्छा खासा नुकसान दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी एक और क्लासिफिकेशन करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ट्यूमर्स उनको कहा जाता है जो ब्रेन के अंदर ही हों, जैसे मेनिंजोमा वगैरह, ग्लायोमा, ये ब्रेन के अपने अंदर ट्यूमर्स होते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर्स उनको कहा जाता है जो कहीं और से आए, जैसे चेस्ट से, कोलोन से या ब्रेस्ट कैंसर से जो ट्यूमर्स आते हैं ब्रेन की तरफ, तो उनको हम सेकेंडरी कहते हैं। जो उनकी प्रेजेंटेशन होती है वो भी अमूमन डिफरेंट होती है। लेट्स सपोज जो आगे वाले हिस्से को इन्वॉल्व करते हैं ब्रेन के, जैसे फ्रंटल को, तो उनकी याददाश्त में मसला होता है, उनके हाथ पाँव की कमज़ोरी होती है, इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। मिडिल एरिया में, मिडिल फोसा को या मिडिल एरिया को इन्वॉल्व करते हैं, उनमें अक्सर फिट्स को देखा गया है, अगेन मेमोरी को देखा गया है, हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा नमनेस देखी जाती है उनमें। और इसके अलावा अगर हम दिमाग के पीछे वाले हिस्से में आ जाएं तो उनमें अक्सर देखा गया है कि पेशेंट्स को चलने फिरने में मुश्किल, हाथ पाँव की कोऑर्डिनेशन में मुश्किल होती है। बहरहाल ये इनकी मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन हो गई, जिसमें बहुत ज़्यादा सर दर्द रहना, झटके पड़ना, नज़र की कमज़ोरी होना, इस तरह के ब्रेन ट्यूमर्स की प्रेजेंटेशंस होती हैं। उसके अलावा हम आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है, लेकिन अगर मैं आपको ग्रॉसली बताऊँ तो इसमें सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी हम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्यूमर की सर्जरी ही हो। अक्सर कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जो दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं, जैसे लिम्फोमा, उनको हम मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं। ब्रेन टीबी भी होती है, उसको भी अक्सर मेडिकेशन से ही ठीक किया जाता है। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी की जाती है, आइदर उसमें बायोप्सी की कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमने सिर्फ बायोप्सी कर दी उसकी, या फिर उसमें जो है हम ट्यूमर को पूरा निकाल देते हैं। अक्सर जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिनकी स्लो ग्रोथ होती है, अक्सर उनको पूरा निकाला जाता है। कुछ ट्यूमर्स जो हसास एरियाज़ के बहुत करीब हों, उनकी हम मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन करते हैं ताकि मरीज़ को कोई नुकसान ना हो, मरीज़ को बिना नुकसान पहुंचाए जितना आराम से ट्यूमर निकल सकता है हम उसको निकालते हैं। दैट इज़ मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन। बाकी जो थोड़ा बहुत ट्यूमर बचा है, दैट गोज़ ऑन रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। जब सर्जरी हो जाती है तो फिर पेशेंट जो है रेडिएशन की तरफ भी जाता है और कीमोथेरेपी की तरफ भी जाता है। इन सारे प्रोसेस के बाद अगर हम बात करें कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जो अक्सर मरीजों का मुझसे सवाल होता है कि बिना ऑपरेशन के इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पिछले 15 साल से गामा नाइफ हो रहा है, जिसमें यूजली अगर ज़रूरत पड़ी तो बायोप्सी, वरना बिना सर्जरी के भी हम रेडिएशन देके ट्यूमर का बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। कुछ उसके इंडिकेशंस हैं, उनके तौर पर उसका इलाज किया जाता है। इस इलाज के अलावा पेशेंट को इमोशनली फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फैमिली को चाहिए कि इस तरह के पेशेंट्स के साथ काफ़ी अटैच्ड रहें और उनको हेल्प करें, और फैमिली को भी काफ़ी इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इन द एंड मैं ये कहूँगा कि ट्यूमर्स बिल्कुल इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनसे फ़ाइट करना है और इनका अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सक्सेसफुल इलाज मौजूद है। आपको कोई भी क्यूरी हो, आप फ्रीली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।